नमस्कार। हमारे YouTube चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से देखिए। मोंटेग्यू की घोषणा पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत मंत्री मिस्टर मोंटेग्यू द्वारा भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधारों के लिए 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की गई थी, जिसे मोंटेग्यू घोषणा कहा जाता है। इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। इस घोषणा में प्रमुख रूप से निम्न बातें कही गई थी। तो मोंटेग्यू घोषणा में क्या क्या बातें कही गई थी? पहला है, ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। दूसरा, उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक विकास द्वारा ही संभव है। तीसरा, उत्तरदायी शासन की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता द्वारा इस संबंध में दिए गए सहयोग के आधार पर करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रांतों में उत्तरदायी शासन अपूर्ण था, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, लेकिन वास्तव में यह सब एक भ्रम मात्र था, क्योंकि प्रांतीय स्वशासन के दो आधारभूत तत्व, बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता और प्रांत में उत्तरदायी शासन, दोनों ही विद्यमान नहीं थे। यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, वो एक भ्रम था, वास्तविकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि प्रांतीय स्वशासन के या उत्तरदायी शासन के दो महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं, बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता और उत्तरदायी शासन, वो दोनों ही इसके अंदर नहीं थे। दूसरी बात, गवर्नर जनरल और गवर्नर के व्यापक विशेष उत्तरदायित्व के कारण प्रांतीय स्वशासन एक मजाक बनकर के रह गया था। जो भारत का गवर्नर जनरल था प्लस राज्यों का जो गवर्नर था, उनको राज्यों से रिलेटेड बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए थे, जिस वजह से प्रांतीय स्वशासन एक मजाक बनकर के रह गया था। तीसरा, प्रांतीय शासन की वास्तविक धुरी मुख्यमंत्री नहीं वरन सम्राट द्वारा नियुक्त और उसका प्रतिनिधि गवर्नर ही था, जिसे मंत्रियों से ज़्यादा शक्तियां प्राप्त थी। तो प्रांतीय स्वशासन या उत्तरदायी शासन सफल तब माना जाता या मजाक तब नहीं माना जाता जब प्रांतों का शासन वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री को प्रदान किया जाता, और जो राज्यों का जो गवर्नर होता, वो गवर्नर जो है वो नाममात्र का प्रतीक होता। लेकिन इस अधिनियम में मुख्यमंत्री जो था उसको पावरलेस कर दिया गया था और गवर्नर को पावरफुल बना दिया गया था। यानी मंत्रियों से ज़्यादा तो, मुख्यमंत्री से ज़्यादा तो गवर्नर की चलती थी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान को अनुच्छेद को 1935 के अधिनियम की नकल नहीं कहा जा सकता, स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की नकल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1935 के कानून के निर्माण में भारतीयों का कोई हाथ नहीं था, लेकिन वर्तमान संविधान एवं भारत के नागरिकों द्वारा ही निर्मित और अंगीकृत किया गया था। वर्तमान संविधान और भारतीयों के द्वारा ही निर्मित किया गया था और अंगीकृत किया गया था, जबकि 1935 के अधिनियम में भारतीयों का इसमें कोई हाथ नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान जो संविधान है 1935 के अधिनियम की नकल नहीं थी। दूसरा तर्क दिया गया है, 1935 के कानून में भारतीय शासन पर अंतिम शक्ति ब्रिटिश संसद को प्रदान की गई थी, लेकिन वर्तमान संविधान में संशोधन परिवर्तन की अंतिम शक्ति भारतीय संसद को प्रदान की गई है। तो अगर 1935 का अधिनियम जो था उस पर हमारा संविधान, उसकी नकल होता अगर हमारा संविधान, तो 1935 के अधिनियम में तो संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति ब्रिटेन की संसद को प्रदान की गई थी। तो उस हिसाब से तो वर्तमान भारत के संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति ब्रिटिश संसद को प्रदान की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार भारत की संसद को प्रदान किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान भारत का संविधान जो है वो ब्रिटिश 1935 के अधिनियम की नकल नहीं है। तीसरा तर्क देखिए, 1935 के कानून में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए गए थे, नहीं किए गए थे, लेकिन वर्तमान संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें न तो मूल अधिकारों की व्यवस्था थी, न नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था थी, जबकि वर्तमान संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था भी है, नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था भी है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि वर्तमान जो संविधान है वो 1935 के अधिनियम की नकल नहीं है। अगला, 1935 के कानून में वयस्क मताधिकार का प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्तमान संविधान में ये व्यवस्था की गई है। तो 1935 के अधिनियम में तो जो मताधिकार दिया गया था वो कुछ विशेष वर्ग, धर्म और संप्रदायों को और कुछ ही दिया गया था, जबकि वर्तमान संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया, यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी स्त्री पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार दिया गया है। और लास्ट है, 1935 के कानून में
अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, जबकि वर्तमान संविधान में ये शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। तो 1935 के अधिनियम में तो जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था, 3 सूचियां बनाई गई थी और तीनों सूचियों से आने से जो विषय बच गए थे अवशिष्ट विषय, उन पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था। लेकिन वर्तमान संविधान में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को यानी संसद को दिया गया है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि वर्तमान जो भारत का संविधान है वो 1935 के अधिनियम की नकल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना पर टिप्पणी लिखिए। तो 1935 के अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी जो 1 अप्रैल 1937 में स्थापित हुआ था। तो इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए थे। पहला है, इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। दूसरा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी। तीसरा है, न्यायाधीश का कार्यकाल सदाचार पर्यंत अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता था। ठीक है। और अगला पॉइंट है इसी में, कार्यकाल से पूर्व न्यायाधीशों को कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर सम्राट द्वारा पद से हटाया जा सकता था। पांचवा, संघीय न्यायालय को मौलिक, अपीली और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त था। और छठा, संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में अपील की जा सकती थी। तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उससे रिलेटेड प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्दों का संपूर्ण आशय क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया उसमें 3 बातें स्पष्ट होती है। पहली, संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है कि प्रभुसत्ता की जो शक्ति है, मतलब सर्वोच्च शक्ति जो है वो किस में निहित की गई है, जनता में निहित की गई है। दूसरा, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि है, मतलब संविधान जो बनाने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। तो एज ए जनता के द्वारा ही वो संविधान बनाया गया था। तीसरा, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। तो संविधान सभा ने जो संविधान बनाया वो जनता की इच्छा का ही प्रतिनिधित्व करते हुए बनाया है और भारतीय जनता ने ही इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। ये इन शब्दों का आशय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यद्यपि इस आधार पर उसकी आलोचना की जाती है कि प्रस्तावना को न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं है, मतलब प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों को लागू कराने के लिए आप कोर्ट की शरण नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये न तो अपने आप में शासन की शक्ति का स्रोत होता है और न ही शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का साधन। ठीक है। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। लेकिन वास्तव में प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और आकांक्षाओं को बताती है। ये हमारे संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है। इसके साथ ही जहां संविधान के शब्दों में अस्पष्टता होती है वहां उनकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना सहयोग प्रदान करती है। तो भले ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं हो, भले ही ये शासन की शक्ति का स्रोत नहीं हो, भले ही शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का ये साधन नहीं हो, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के लक्ष्यों और आदर्शों को स्पष्ट करती है। ये संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है और जहाँ पर संविधान में लिखी गई बातों का स्पष्ट अर्थ लगाने में दिक्कत होती है वहाँ पर कोर्ट जो है संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना का सहारा लेता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्दों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्दों के आधार पर संविधान के लक्ष्यों का वर्णन किया गया है। अर्थात हमारे संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना है। तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, संपत्ति या अन्य किसी आधार पर समाज में व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सामाजिक अन्याय पैदा करने वाली अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त किया जाना चाहिए। इसी के बाद में देखिए आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समस्त समाज का अधिकार हो और उनका प्रयोग समस्त समाज के हितों की दृष्टि से किया जाए। आर्थिक विषमता, शोषण और अन्याय को समाप्त कर सभी व्यक्तियों को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त हो। और राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध हो।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान इतना व्यापक क्यों है, कारण बताइए। तो भारतीय संविधान की व्यापकता के निम्न कारण। पहला, भारतीय संविधान संघात्मक है और संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों का संविधान में बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। दूसरा, संविधान में न केवल मूल अधिकारों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है अपितु विभिन्न परिस्थितियों में उन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का भी वर्णन किया गया है। तीसरा, संविधान में अल्पसंख्यक, आंग्ल भारतीयों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित विशेष वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसमें अगला है चौथा पॉइंट, भारत के नवजात प्रजातंत्र के लिए संकट उत्पन्न होने वाले संकटों का सामना करने के लिए भी संकटकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। और पांचवा, संविधान में न केवल केंद्र के प्रशासनिक ढांचे का वर्णन किया गया वरन राज्यों के प्रशासनिक ढांचे का भी वर्णन किया गया है। तो इन कारणों से भारतीय संविधान क्या हो गया है, बहुत विस्तृत हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का समन्वय स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की भांति लचीला है और न अमेरिकी संविधान की भांति कठोर है, बल्कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। तो जिस संविधान में साधारण बहुमत की विधि से संशोधन किया जा सकता है वो होता है लचीला संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान है। जिस संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है वो होता है कठोर संविधान, जैसे अमेरिका का। तो भारत का जो संविधान है वो न तो कठोर है न लचीला, बल्कि दोनों का मिश्रण है। तो आगे देखिए, भारतीय संविधान की अधिकांश धाराओं को संशोधित करने के लिए संसद के विशेष बहुमत का मतलब क्या है, संसद के दोनों सदनों की सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ भारत के कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। तो इस दृष्टि से ये कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से भारतीय संविधान के संशोधन की पद्धति इतनी जटिल नहीं है जितनी कि अमेरिका या अन्य संघ राज्यों के संविधान की संशोधन पद्धति होती है। कुछ विषयों में तो संविधान संसद के साधारण बहुमत से संशोधित हो जाता है, जैसे नए राज्यों का निर्माण करना है, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, राज्यों का पुनर्गठन करना है, नागरिकता से प्रावधान, ये सारे। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।